बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूक्रेन के हालात को लेकर यूएन में एक इमरजेंसी बैठक है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के हालात को लेकर इमरजेंसी बैठक, यूएनएससी में बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है और 15 में से 11 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। भारत, चीन और यूएई, इन्होंने यूएनएससी में जब बैठक हुई थी वोट नहीं किया था। रूस ने निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया था यूएनएससी की बैठक में, इसके खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया। अब संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी बैठक और भारतीय समय के मुताबिक देर रात यह बैठक होगी। और इधर दिल्ली से बड़ी खबर, यूएन सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसमें भारत ने चिंता जताई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। बॉर्डर क्रॉसिंग पर अनिश्चितता के हालात हैं। छात्रों को निकालने का बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। यह मानवीय मुद्दा है और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह कहना है भारत का। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने चिंता जताई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर यह चिंता जताई गई है। उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल कर लेकर आने के लिए, और बॉर्डर क्रॉसिंग ये बड़ी अनिश्चितता की स्थिति हो रही है। एक और फ्लाइट बुखारेस्ट के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। एक और बड़ा अपडेट, ऑपरेशन गंगा के तहत ये 5वीं उड़ान है दिल्ली के लिए। ये बुडापेस्ट, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। 249 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है ट्वीट कर। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार ये ऑपरेशन जारी है। वतन वापसी का ऑपरेशन जारी है। छात्र लौट रहे हैं, छात्र चिंतित हैं, परेशान हैं, वीडियो के जरिए मदद मांग रहे हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 198 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली भी पहुंचा और भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए, जैसे हमने आपको बताया, ऑपरेशन गंगा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और 4 स्पेशल विमान, 5वें की जानकारी अभी हमने आपको दी एस जयशंकर के हवाले से, उनके ट्वीट के हवाले से। तो 4 स्पेशल विमान के जरिए तकरीबन 900 से ज्यादा भारतीय स्वदेश वापस हो चुके हैं। इधर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली आई फ्लाइट में मध्य प्रदेश के कई छात्र लौटे हैं। न्यूज़ 18 से बात की, वतन वापसी पर कितना अच्छा लग रहा है ये बताया। अभी भी कई छात्र वहां पर हैं जो बंकरों में छिपे हुए हैं। तो 98 जो छात्र आए हैं उनमें से अभी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की तरफ से, देखिए, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई, उसमें आप देख सकते हैं कि जो छात्र आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल लिया जा रहा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ उनको जाना है, जो छात्र उनसे पता करते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं आप। वेदांश खरे। और कहाँ पे रहते हैं आप, यहाँ अगर बात करें? मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी फिलहाल यहीं रुकने वाला हूँ। फिर कल भोपाल के लिए निकलूंगा और उसके बाद अपने घर सागर जाऊँगा। अगर यूक्रेन की बात करें, आप वहाँ से कैसे पहुंचे, एयरपोर्ट तक पहुंच पाए और वहाँ से कैसे दिल्ली तक का सफर है, उसके बारे में जरा बताएं।
पहले तो जब वहाँ पे ये वॉर शुरू हुआ तो काफी पैनिक हो गया था माहौल। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ने खुद ही सोचा था कि वहाँ से निकलना है, तो फिर अपने ऑफिशियल से बात की। संदीप करे ऐसे डिटेल जरूर ली जा रही है इन लोगों से, जो और भी लोग हैं। आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं? हाँ भैया, कहाँ से मध्य प्रदेश से? ग्वालियर से। और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से यहाँ आने का, और कितने आपके जो दोस्त हैं वहाँ पे भी फंसे हुए हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त बचे हुए हैं। अभी तो 250-500 बच्चे आए हैं, क्योंकि लास्ट में भी 240 बच्चे हैं, 220 बच्चे आए थे, इसमें अभी 220 के आसपास आए हैं। तो लास्ट टाइम जब जो हमारे दोस्त रह गए थे वहाँ पर बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट हो गए, उन्होंने फायरिंग वायरिंग भी करी है रोकने के लिए, क्राउड रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत सरकार की तरफ से। इसके थ्रू हम इजीली आ गए, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। वहाँ रोमानियन बॉर्डर पे भी हमें अच्छे से ट्रीट करा गया, यहाँ पे एयर इंडिया में भी अच्छे से लाया गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर ग्वालियर जाने के लिए अगर बात करें तो मैं बाई ट्रेन जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रशासन, हाँ, मध्य प्रदेश सरकार वाले ये ऑफिशियल आए हैं कोई, तो ये मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे, मैं चला जाऊँगा। तो लगातार वापसी का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के और भी छात्र आने वाले हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, वतन वापसी का सिलसिला जारी, अभी भी मध्य प्रदेश के कई छात्र फंसे हुए हैं। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो यूक्रेन और खार्किव में अभी ऐसे कई छात्र हैं जो भारत के निवासी और साथ ही मध्य प्रदेश के भी मूल निवासी हैं। इन छात्रों को लाने का लगातार सिलसिला जारी है। अब तक अगर बात करें तो 15 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, भोपाल आ चुके हैं। मगर अभी 7 और ऐसे छात्र हैं जिनकी आज वापसी होगी, जिनको लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में काफी तैयारियां की रखी हैं। उनके परिजन काफी चिंतित थे, क्योंकि कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहाँ पर भारतीय या किन्हीं अन्य छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो आ रहे हैं, तो उससे लेकर परिजन चिंतित हैं। मगर जिन छात्रों को यहाँ पर वतन वापसी का टिकट मिल चुका है, कहीं ना कहीं उन्हें उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। और जिन जो छात्रों को अभी आना बाकी है, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगातार सरकारों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत बुलाया जाए। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर यूक्रेन में फंसे बैतूल के एक छात्र ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसका नाम है दीपांशु विश्वकर्मा। वीडियो इसने भेजा है रोमानिया बॉर्डर से, और दीपांशु का कहना है कि रोमानिया बॉर्डर पर 3000 छात्रों के साथ वो भी फंसा हुआ है। एक बार में केवल 3 से 4 छात्रों को ले जाया जा रहा है। भीषण ठंड है और खुले में ये सभी रहने के लिए मजबूर है। मैं दीपांशु विश्वकर्मा मध्य प्रदेश का रहने वाला। करेंटली मैं विनीत नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था पता नहीं। अभी इवैक्यूएशन के लिए हमको रोमानिया बॉर्डर के पास लाया गया है, पर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पर हमको बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करवा रही है, पर यहाँ पर हम 2 दिन से खड़े हुए हैं। 2 दिन से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 3 से 4 बच्चे जाते हैं बस, और इधर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं। पता नहीं क्या होगा हमारा। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, कुछ तो करिए। और अब शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टीयरिंग में ड्राइवर की गर्दन फंस गई। दरअसल ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। ट्रैक्टर अचानक पलट गया और ड्राइवर की जो गर्दन है वो स्टीयरिंग में फंस गई। खदान से ट्रॉली में मिट्टी भरकर ये ट्रैक्टर निकाल रहा था, उसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर की गर्दन स्टीयरिंग में फंस गई। हालांकि ये सुरक्षित है और इसके बाद इसे निकाल लिया गया। बाल बाल इसकी जान बची। अब चूंकि इसे चोट किसी तरह की नहीं लगी थी तो अस्पताल में इसे भर्ती नहीं करवाया गया। ये सुरक्षित भी है, लेकिन ये हादसा आप देख रहे हैं, स्टीयरिंग में इस ड्राइवर की गर्दन फंस गई। अचानक से ट्रैक्टर पलटा और ये स्टीयरिंग में फंस गया। खदान से ट्रॉली में मिट्टी भरकर निकालते वक्त ये हादसा हुआ है। सबसे अच्छी बात कि ड्राइवर सुरक्षित है और इसे अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। ये पूरी तरह स्वस्थ है, कोई चोट नहीं आई किसी तरह की, लेकिन
स्टीयरिंग में इसकी गर्दन फंस गई। और अब उज्जैन से बड़ी खबर, आज 3 बजे रात में, अल सुबह भी आप इसे कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के एक घंटा पहले, आज 3 बजे महाकाल मंदिर के पट खुलेंगे। शिव पार्वती विवाह की बेला में दीपों से जगमग होगा उज्जैन। मंगलवार सुबह 5:30 बजे से बुधवार रात 11 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। 21 लाख दियों से जगमग होगी महाकाल की नगरी। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, 21 लाख दियों से जगमग होगी महाकाल नगरी। बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि पर इस बार 21 लाख दीपों से अवंतिका नगरी उज्जैन को सजाया जाएगा और पूरा जो नगर है वो जगमग हो जाएगा। 12 लाख जो दीपक हैं वो छिपरा घाटों पर लगाए जाएंगे, जिसमें राम घाट से लेके भूखी माता घाट तक इन घाटों को सजाया जाएगा। मंदिर वहाँ पे दीपक लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो महाकाल का मंदिर वहाँ पे 51,000 दीपकों से महाकाल मंदिर जगमग होगा। इसके साथ ही हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर और चिंतामन गणेश मंदिर भी सजाए जाएंगे, दीपक इनमें लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो घरों में भी दीपक लगाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। 12,000 से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स की इसमें ड्यूटी रहेगी। ये लोग सायरन बजते ही सारे दीपक एक साथ जगमग हो जाएंगे और पूरा शहर जगमगा जाएगा। अभी अयोध्या में 9.5 लाख दीपक लगाए गए थे, उसके बाद 21 लाख दीपक उज्जैन में लगाए जाएंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। महाशिवरात्रि पर यह आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे और अगर दर्शन की बात की जाए तो 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि 45 मिनट में एक श्रद्धालु है वो दर्शन कर ले, उन्हें ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। मंदिर ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आज 3 बजे भगवान की पूजा अर्चना होगी, 3 बजे मंदिर खुलेगा। इसके बाद कल 5:30 बजे से रात 11 बजे तक लगातार महाकाल मंदिर में दर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। किसी को कोई असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्थाएं भी मंदिर प्रशासन की ओर से की गई हैं, उन्हें दर्शन हो जाए और सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। तो कल महाशिवरात्रि पर पूरा उज्जैन जगमग होगा और 2 लाख जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो भी दर्शन कर पाएंगे भगवान महाकाल के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाकाल के दर्शन, और जो भक्त नहीं पहुंच पाएंगे न्यूज़ 18 के जरिए वो भूत भावन के दर्शन कर सकेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नजर आ ब्रेक के बाद यूपी की बात। यूपी के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल लगातार उतरे हुए हैं। यूपी के कई जिलों में सीएम प्रचार करेंगे। गोरखपुर समेत कई जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। आज हालांकि उनका रायपुर लौटने का कार्यक्रम है। शाम 5:20 पर गोरखपुर से वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। और रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेन 8 मार्च तक रद्द रहेंगी। तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। बिलासपुर रेल मंडल के अनूपपुर तक तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का काम चलेगा। इसके चलते 2 और 4 मार्च को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 4 और 6 मार्च को नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 1 और 8 मार्च को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग जम्मू तवी
यह रद्द रहेगी। 3 और 10 मार्च को जम्मू तवी से रवाना होने वाली जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 1, 6 और 8 मार्च को दुर्ग से खुलने वाली दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस, 2, 7 और 9 मार्च को कानपुर दुर्ग आने वाली कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस, 1, 4 और 8 मार्च को दुर्ग से खुलने वाली दुर्ग निजामुद्दीन, ये दोनों तरफ से रद्द रहेगी। 28 फरवरी तक 8 मार्च तक दुर्ग अंबिकापुर दोनों तरफ से रद्द रहेगी। तो जाहिर तौर पर मुसाफिरों को रेल से जो सफर करते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, ट्रेन रद्द रहेंगी, कुछ ट्रेन रद्द रहेंगी, विस्तार से जानकारी दें जरा। जी बिल्कुल, तीसरे लाइन की कनेक्टिविटी का काम चल रहा है बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत और अनूपपुर जाने के लिए ये तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और इसलिए अभी एक तरह से कई सारी ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। 8 मार्च तक ये ट्रेनें जो है वो रद्द रहने वाली हैं और इसलिए अगर कोई वैकेशन प्लान किसी ने किया है मार्च के पहले 10 दिनों के भीतर तो निश्चित तौर पर ये खबर देखना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और जो ज्यादातर ट्रेनें हैं वो महानगर की ओर जाने वाली है, लेकिन उन यात्रियों के लिए भी काफी मुश्किलें हो सकती हैं जो कि अंबिकापुर की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर यात्रा करते हैं वो यात्री ट्रेन से ही करते हैं और दुर्ग अंबिकापुर की जो एक्सप्रेस है वो रद्द रहेगी, जिससे अंबिकापुर चिरमिरी की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस है, नौतनवा एक्सप्रेस है, कानपुर के लिए जो गाड़ियां जाती हैं उसमें निश्चित तौर पर ये अगर ट्रेनें रद्द रहती है तो यात्रियों को काफी इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से रेल मंडल द्वारा तो पहले से ही जानकारी ये दे दी गई थी कि परिचालन की वजह से कई गाड़ियां जो है कनेक्टिविटी की वजह से प्रभावित रहेंगी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पहले से ही अपनी टिकटें कंफर्म करा ली थी, अब उनकी ट्रेन रद्द हो जाने से उनकी यात्रा पर खलल हो सकता है। यानी तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी और दोहरी मुसीबत यहां पर यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा अगर पहले से ही टिकट बुक करा ली है यात्रियों ने या कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो पहले ये लिस्ट जरूर यात्री देख ले तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्च का जो पहला सप्ताह है वो यात्रियों के लिए मुश्किलों से भरा होगा। और जिस तरह से महानगरों की ओर जाने वाली ये ट्रेनें तो रद्द है ही, जो कि 28 फरवरी से लेकर के लगातार 8 मार्च तक के रद्द रहेंगी। इसके अलावा जो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो ट्रेन है उस पर इसका खासा असर जो है आने वाले दिनों में देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें देवव्रत। एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम फिर देवव्रत के पास चलेंगे, चर्चा करेंगे। वो अहम खबर है परीक्षाओं से जुड़ी हुई। 2 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं छत्तीसगढ़ में। 2 मार्च से खास बात यह कि सिविल ड्रेस में परीक्षाएं विद्यार्थी दे सकेंगे। दरअसल 2 सालों तक, तकरीबन 2 सालों तक ऑनलाइन क्लासेस ही चली हैं और ऑनलाइन क्लास के चलते कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास ड्रेस नहीं है। अब इसके अलावा एक और खास व्यवस्था, सर्दी खांसी वाले छात्रों के लिए, यानी जिनमें सिम्टम्स होंगे, कुछ इस तरह के छात्र होंगे, उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्रों में एक कमरा अलग रखना अनिवार्य है और 1 मार्च को जो प्रदेश के सभी स्कूल हैं उन्हें प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाएगा। और देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, एग्जाम का ऐलान हो गया है, कोरोना का ध्यान भी रखना होगा और तकरीबन 2 साल बाद इस तरीके से एग्जाम्स। देवव्रत जी, साल भर पढ़ाई क्योंकि ऑनलाइन ही हुई है और अभी हाल ही में स्कूल खुले हैं, तब ऐसे में केवल रिवीजन ही हुआ है, तो पूरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब बोर्ड के छात्र ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं। पूरी तैयारियां हालांकि कर ली गई है और छात्रों को सुविधा देने के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं वही उनका एग्जाम सेंटर होगा। एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे स्कूल नहीं जाना होगा। दूसरी बात यह कि यूनिफॉर्म की जो अनिवार्यता रहती है वो यहां पर नहीं रखी गई है। सिविल ड्रेस में भी जो परीक्षा
परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोविड पीड़ित छात्र होंगे उनके लिए कमरे में अलग से व्यवस्था करने की निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति या किसी छात्र को सर्दी जुकाम है तब ऐसे स्थिति में उनके लिए भी परीक्षा में बैठने की व्यवस्था कर ली जाए। और साथ ही साथ जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। ठीक एक स्कूल के सामने खड़ा हूं मैं, और अभी आपको बता दें कि कल पूरी तरह से इन स्कूलों को जो है वो सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। और जिस क्लास में बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं वहां पर भी सभी क्लासों को जो है सैनिटाइज करना बेहद जरूरी होगा। असाइनमेंट, अब तक के असाइनमेंट पद्धति से 10वीं बोर्ड के एग्जाम पिछली बार हुए थे और इस बार भी यह अनिवार्यता पहले रखी गई थी कि 2 असाइनमेंट जमा करने जरूरी है, लेकिन इस बार क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं लिहाजा असाइनमेंट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। अब 2 मार्च से एक तरह से परीक्षाओं वाला महीना शुरू हो जाएगा और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू 12वीं की 2 मार्च से शुरू होगी और 3 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो निश्चित तौर पे छात्रों को भी एक तरह से इंतजार है परीक्षाओं का, क्योंकि काफी दिनों बाद जो है ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह का संक्रमण का खतरा ना हो। अब ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। पीएचई कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। राजीव गांधी आवास यहां पर जहां ये महिला रहा करती थी वहां इसकी लाश मिली है। चाकू मारकर बदमाशों ने हत्या की है। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्वालियर से बड़ी खबर। पीएचई कॉलोनी में महिला की हत्या कर दी गई है। राजीव गांधी आवास से इस महिला की लाश मिली है। चाकू मारकर बदमाशों ने हत्या की है। अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और अब बड़ी खबर राजगढ़ से आपको बता दें, युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। युवक के कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई की गई है। कोरावर के लसुड़लिया की ये घटना है। जमीन पर कब्जे को लेकर यह मारपीट हुई है। जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक अब इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कपड़े उतरवाकर युवक की जमकर पिटाई की गई। शुरुआती विवाद जमीन का बताया जा रहा है। आप रुक जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं, कपड़े तू। और अब खबर रायपुर से, जहां एक बार फिर चले हैं चाकू। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। बोरिया कला में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। चाकू मारकर जो बदमाश है वो फरार हो गया। टिकरापारा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इस बदमाश की तलाश की जा रही है। इधर जांजगीर चांपा मेले में भी चाकूबाजी हुई है। एक अज्ञात युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया है। घायल युवक की हालत गंभीर है। इसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए, जबकि जो पीड़ित है उसे बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया और जो चाकूबाज है जो फरार हो गया था उसकी तलाश की जा रही है। शिवरी नारायण पुलिस इसकी तलाश कर रही है। खबर रायपुर से, बीजेपी विधायक दल की होनी है बैठक। 5 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सरकार को घेरने की रणनीति सत्र के दौरान। सड़क पर तो लगातार विपक्ष अभी कुछ दिनों से सक्रिय हुआ है। सदन में कैसे घेरा जाए इससे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा